हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लॉ कोड बाय सतीश पांडे। तो आज का जो हमारा सेशन है वो ये बताता है कि कुछ भूमिधर के स्पेशल राइट्स होते हैं रिगार्डिंग डिक्लेरेशन, bequeath, ट्रांसफ़र, एक्सचेंज, लीज, मॉर्गेज एंड डिवीज़न अंडर यूपी रेवेन्यू कोड 2006। तो आज का ये जो टॉपिक है इसको शुरू करते हैं। अब जो सबसे पहला टॉपिक आ जाता है वो है हमारा डिक्लेरेशन बाय भूमिधर अंडर सेक्शन 80 एंड 144। अब सबसे पहले 80 का पार्ट 1 देख लेते हैं कि ये क्या बताता है। अब अगर कोई भूमिधर है विद ट्रांसफरेबल राइट, याद रखेंगे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफरेबल राइट्स वाले भूमिधर की ही बात की जा रही है, तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखेंगे। अब अगर जो भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट है वो अपना जो लैंड है, अपनी जो ज़मीन है, वो अगर नॉन एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए यूज़ करना चाहता है तो वो क्या करेगा, या तो वो खुद भी कर सकता है या फिर एप्लीकेशन देना पड़ेगा किसको, एसडीओ को। और एसडीओ क्या करेगा, इस मैटर को लेकर इंक्वायर करेगा और डिक्लेयर कर देगा उस ज़मीन को कि ये ज़मीन अब नॉन एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए यूज़ की जा रही है, या फिर वो जो एप्लीकेशन है उसको रिजेक्ट भी कर सकता है। अब एसडीओ के पास ये पूरे एप्लीकेशन को लेकर सिर्फ 45 दिन का समय होता है, चाहे तो वो रिजेक्ट कर दे, और अगर रिजेक्ट करेगा तो उसको उसका रीज़न देना पड़ेगा। तो तीसरा जो पॉइंट है हमारा, अगर जो एसडीओ है उस एप्लीकेशन के ऊपर 45 दिन के अंदर कोई डिसीज़न नहीं ले पाता है, और वो जो एप्लीकेशन है वो सारी क्राइटेरिया या रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रही है, और अगर उसके कोई को टेन्योर होल्डर हैं, कोई उसके साथ में और लोग भी हैं जो उस ज़मीन के ऊपर को ओनर्स हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो जो डिक्लेरेशन है वो ग्रांटेड मानी जाएगी, अगर एसडीओ 45 दिन के अंदर डिसीज़न उसके ऊपर नहीं लेता है। अब तहसीलदार क्या करेगा, तहसीलदार ये जो पूरा जो डिक्लेरेशन है उसको रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में रिकॉर्ड कर लेगा। अब एक चीज़ ये देख लेते हैं, एज पर सेक्शन 80 का पार्ट 7 जो ये कहता है कि अब ये जो एप्लीकेशन है ये रिजेक्शन किस बेसिस पे की जा सकती है। तो रिजेक्शन के जो बेसिस हो सकते हैं, अगर वो जो डिक्लेरेशन है कि भाई मैं अपनी ज़मीन जो है वो नॉन एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए यूज़ कर रहा हूँ, अगर उससे कोई पब्लिक न्यूसेंस तो नहीं फैल रहा है, वो कोई पब्लिक ऑर्डर को तो नहीं ख़राब कर रहा है, किसी की हेल्थ को तो नहीं प्रभावित कर रहा है, या कोई गवर्नमेंट के मास्टर प्लान को तो नहीं प्रभावित कर रहा है। अगर वो इन सब में से किसी भी चीज़ों को प्रभावित नहीं कर रहा है तो जो एप्लीकेशन होगी वो एक्सेप्ट कर ली जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है 144। अब डिक्लेरेशन तो कर दिया भूमिधर ने, तो 144 क्या बताता है कि अगर मान लो इसको रिजेक्शन मिल जाती है तो अब लीगल रेमेडी जो है भूमिधर के पास, जिसकी ज़मीन थी, जिसने डिक्लेरेशन के लिए अप्लाई किया था, वो सेक्शन 144 का इस्तेमाल करके लीगल रेमेडीज़ को यूज़ कर सकता है और कोर्ट में जा सकता है, जो भी अंडर सेक्शन 80 में उसको मना किया गया था, भाई तुम ये जो डिक्लेरेशन है ये एक्सेप्ट नहीं किया जाता तब। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा बीक्विथ। तो बीक्विथ का सिंपल से मतलब ये समझेंगे कि अगर कोई भी पर्सन एक्स है और वो अपनी प्रॉपर्टी जो है वो किसी दूसरे पर्सन को, या चाहे वो अपने बेटों को, चाहे वो अपने परिवार के किसी पर्सन को विल के द्वारा वो प्रॉपर्टी देना चाह रहा है आफ्टर उसकी डेथ के बाद, तब वो बिक्विथ का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन ये अधिकार भी किसके पास है, याद रखेंगे, ये अधिकार भी सिर्फ भूमिधर के पास ही है, जिसके पास ट्रांसफरेबल का राइट है, भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट। कि ओनली अ भूमिधर जिसके पास ट्रांसफरेबल राइट है, केवल वही ये काम कर सकता है थ्रू उसकी जो भी विल है, अपनी विल के थ्रू वो जो भी अपनी प्रॉपर्टी वो चाहे जिसको दे सकता है। सेकेंड पॉइंट ये बताता है कि जो ये विल है वो राइटिंग में होनी चाहिए और साइंड होनी चाहिए, किसके द्वारा, जो वो भूमिधर है, जो वो पर्सन जो ओनर है। नेक्स्ट आ जाता है कि अब दो विटनेस भी लगेंगे, एट लीस्ट टू विटनेस, और उन टू विटनेसेस एंड उनके जो सिग्नेचर हैं वो भी उस विल के ऊपर होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट ये बताता है भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट, या कोई असामी, अगर कोई भूमिधर है जिसके पास ट्रांसफ़र का राइट नहीं है और या कोई असामी है
तो ये लोग अपनी जो लैंड है, अपनी जो ज़मीन है, उसको विल के द्वारा बीक्वीथ नहीं कर सकते, ट्रांसफ़र नहीं कर सकते किसी दूसरे पर्सन को। नेक्स्ट आ जाता है ट्रांसफ़र। तो ट्रांसफ़र, अब यहाँ सेक्शन 88 है, 89 है। तो बेसिकली ट्रांसफ़र में क्या है, अ चेंज ऑफ ओनरशिप या इंटरेस्ट। मान लो अभी ए पर्सन ओनर है, तो वो उसके जो इंटरेस्ट हैं, जब वो किसी दूसरे पर्सन को, पर्सन बी मान लो, पर्सन बी को चाहे सेल, चाहे गिफ्ट, चाहे मॉर्टगेज, चाहे लीज या एक्सचेंज या विल के द्वारा जब वो ट्रांसफ़र कर देगा, तो वो जो पॉइंट है वो आ जाता है आपका 88 सेक्शन में। अब एक बार इसके कुछ पॉइंट्स है उसको देख लेते हैं कि ये सिर्फ भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट, ट्रांसफरेबल राइट से भी समझ में आ रहा है कि केवल एक जो भूमिधर है जिसके पास ट्रांसफर करने का अधिकार है वही ट्रांसफर कर सकता है अंडर सेक्शन 88। अब कुछ रिस्ट्रिक्शन है, वो कहाँ पे मेंशन है, सेक्शन 89 में मेंशनड है। अब ये क्या कहती हैं कि 89 ये कहता है कि एक जो भूमिधर है कान ट्रांसफर टू अ पर्सन इफ इट रिजल्ट्स इन बायर और रिसिपिएंट ओनिंग मोर देन 12.5 एकड़ ऑफ देयर लैंड इन टोटल। तो पॉइंट नंबर जो 2 है उसका जो सेक्शन 89 है वो ये कहता है कि कोई भी जो भूमिधर है जिसके पास ट्रांसफ़र करने का अधिकार है वो अपनी ज़मीन किसी दूसरे पर्सन को नहीं दे सकता अगर दूसरे पर्सन के पास सारी ज़मीनें मिला के 12.5 एकड़ तक हो रही हैं तो वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। नेक्स्ट आ जाता है, अगर कोई बड़ा ट्रांसफ़र करना ही है तो उसे गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा। गवर्नमेंट अप्रूवल फॉर लार्जर ट्रांसफ़र, कौन कौन अप्रूवल दे सकता है, कलेक्टर दे सकता है, कमिश्नर दे सकता है, स्टेट गवर्नमेंट, डिपेंडिंग अपॉन कि लैंड का साइज कितना है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा एक्सचेंज अंडर सेक्शन 101। अब एक्सचेंज क्या है, तो याद रखेंगे ये पूरे जो लेक्चर है इसमें सिर्फ हम भूमिधर की ही बात कर रहे हैं। तो अब मान लो एक भूमिधर है ए, अब दूसरा भूमिधर है बी, अब इनके पास भी कोई एक लैंड है, इनके पास भी एक लैंड है। अब अगर ये मान लो ये कह रहा है भाई तुम मेरी ज़मीन ले लो और तुम अपनी वाली ज़मीन मुझे दे दो, तो जो ये प्रोसेस है वो एक्सचेंज अंडर सेक्शन 101 में काउंट किया जाएगा। एक्सचेंज बिटवीन टू भूमिधर म्यूचुअली होना चाहिए, कोई ज़बरदस्ती नहीं। अगर दोनों चाह रहे हैं तो वो अपनी ज़मीन को अदला बदली कर सकते हैं, उसकी ओनरशिप को अदला बदली कर सकते हैं। ये प्रोसेस में सेल और गिफ्ट शामिल नहीं होता। सिंपल आप अपनी जो ज़मीन है उसको, एक ज़मीन अपनी दे देंगे पर्सन बी को और बी से उसकी ज़मीन ले लेंगे। क्या क्या कंडीशंस हैं उसको ध्यान में रखेंगे। एसडीओ को मीन्स सब डिविजनल ऑफिसर, जो कि एसडीएम भी कहलाता है, उसकी परमिशन चाहिए एक्सचेंज करने के लिए। दूसरा, लैंड ऑफ इक्वल वैल्यू, मतलब अगर एक लैंड की वैल्यू 5,000 रुपये है तो बी लैंड की वैल्यू भी 5,000 होनी चाहिए। अब अगर मान लो दूसरे की लैंड की वैल्यू 6,000 है तो जो भी वेरिएशन होगा, मतलब वेरिएशन आया यहाँ पर 1,000 का, तो 1,000 का एज ए कंपनसेशन देना पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाता है कि ये जो लैंड सीलिंग लिमिट है, ये जो भी प्रोसेस है एक्सचेंज का, वो हमारे लैंड सीलिंग लिमिट को वायलेट नहीं करना चाहिए, उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है कि अब लीज क्या है। लीज हमारा जो मेंशन किया जाता है अंडर सेक्शन 94 ऑफ यूपी रेवेन्यू कोड 2006। अब लीज क्या है, अब एक कोई भूमिधर है जिसके पास ट्रांसफ़र करने का अधिकार है अपनी ज़मीन को, तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा। मान लो एक ये भूमिधर है और एक ये पर्सन है, जो कि भूमिधर कह रहा है कि भाई तुम मेरी ज़मीन पे ले लो, खेती वेती जो करना चाहते हो वो कर लो, एक कॉन्ट्रैक्ट करेगा इसके साथ। और अब बदले में भी तो कुछ लेगा, तो वो क्या करेगा, भाई तुम मुझे रेंट दे देना या प्रीमियम दे देना, और एक पर्टिकुलर टाइम के लिए होगा जिसमें रेंट या प्रीमियम जो है वो मेंशन्ड होगा। अब डिटेल्स ऑफ जो लीज हैं वो कैसे होनी चाहिए, तो ये राइटिंग में होनी चाहिए। रेंट हमेशा उसमें मेंशन होना चाहिए कि कितना रेंट होगा। दूसरा, कितने ड्यूरेशन के लिए आप जो लीज देना चाह रहे हो दूसरे पर्सन को, और क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हो सकती हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है कि ये जो टेम्पररी ट्रांसफ़र ऑफ पोजेशन है, सिर्फ आप पोजेशन दे रहे हो कुछ समय के लिए, ओनरशिप नहीं दे रहे हो, आप उसको ज़मीन परमानेंटली दे नहीं रहे हो।
एंड ये टर्मिनेट भी की जा सकती है, जो लीज है उसको टर्मिनेट भी किया जा सकता है अगर कोई रूल्स रेगुलेशन या टर्म्स एंड कंडीशन का वायलेशन किया जाता है तो, या फिर वो म्यूचुअली भी लीज को ख़त्म कर सकते हैं। अब मॉर्टगेज क्या होता है? तो मॉर्टगेज बेसिकली क्या होता है कि जब कोई भूमिधर है जिसके पास ट्रांसफ़र करने का अधिकार है अपनी ज़मीन को लेकर, अब अगर उसे मान लो लोन चाहिए, कोई किसी बैंक से लोन चाहिए, तो वो क्या करेगा, बैंक के पास जाएगा और बैंक से बोलेगा भाई ये मेरी जो ज़मीन है इसको आप मॉर्टगेज पे रख लीजिए, इसको गिरवी पे रख लीजिए एज ए सिक्योरिटी, और मुझे जो भी पैसा होगा उनका जो भी डील हुई होगी उसको पैसा लेकर ज़मीन को जो है वो गिरवी कर देंगे, दैट इज़ कॉल्ड मॉर्टगेज। और जो मॉर्टगेज है वो मस्ट बी रिकॉर्डेड विद रेवेन्यू अथॉरिटीज़। रेवेन्यू अथॉरिटीज़ को ज़रूर पता होना चाहिए कि इस ज़मीन के ऊपर मॉर्टगेज लगा हुआ है। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा डिवीज़न, कि डिवीज़न क्या होता है? तो बेसिकली ये क्या होता है, प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग अ जॉइंट होल्डिंग। अब अगर कोई ज़मीन है जिसमें बहुत सारे ओनर हैं, मान लो ए बी सी 3 ओनर हैं, अब तीनों को मान लो अलग होना है ड्यू टू एनी रीज़न, तो जो भी उसके पार्ट्स होंगे वो डिवाइड कर दिए जाएंगे ताकि सबको अपना शेयर जो है वो बराबर बराबर मात्रा में मिल जाए। अब अगर मान लो ज़मीन थी 12 एकड़, तो अब अगर डिवीज़न करना है 3 पार्टीज़ में, ए बी सी में करना ही है, तो सबको बराबर हिस्सा कितना मिल जाएगा, 4-4 का हिस्सा मिल जाएगा। तो ये है हमारा डिवीज़न। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, जिसमें आज हमने भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट्स के कुछ स्पेशल एक्सक्लूसिव राइट्स के बारे में डिस्कस किया है। सो प्लीज़ गाइज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, दैट इज़ द लॉ कोड बाय सतीश पांडे। धन्यवाद एवरीवन।